हम अपने अवाम को भी एजुकेट करें कि इस किस्म की कोई हरकत ना करें कि स्टेट का डंडा उनके ऊपर आ जाए। इल्मी पॉइंट नंबर 4, सैयद जवाद नकवी साहब ने ये बात भी की उसमें कि अहले तशय्यो हर किस्म की बगावत को गलत समझते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की एक्टिविटी को अपने स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त नहीं समझते, बल्कि वो गिला कर रहे थे कि ये तकफीरी टोला तो दूसरा होता है, यानी वो इशारा कर रहे थे देवबंद की तरफ। हमने कभी माजी में ऐसी हरकत नहीं की, हाँ रिवेंज के तौर पर कभी अपने लेवल पे हुआ, लेकिन स्टेट के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाए, जिस तरह के स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए देवबंदी फिरके के एक टोले ने जब स्टेट ने उनको गोद से उतार दिया, टीटीपी की शक्ल में वो मुसल्लत हो गए। ये हरकत हमने माजी में कभी नहीं की। और फिर उन्होंने उसमें ऐड किया कि हम पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर बिलीव करते हैं, और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह अहले तशय्यो थे, डॉक्टर इकबाल अहले सुन्नत थे, को एग्जिस्ट कर रहे थे, और मुस्लिम लीग बनाने वाले चंद बड़े नाम जो थे वो खुद अहले तशय्यो मकतब से ताल्लुक रखते थे। तो पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क ईरान नहीं है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। सैयद जवाद नकवी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। उनका ईरान से हमारी अकीदत वो अपनी जगह है, वो वैसी ही अकीदत है जिस तरह पाकिस्तान के बरेलवियों की बगदाद शरीफ या अजमेर शरीफ या बरेली शरीफ के साथ है, और ये शरीफ उनकी वजह से मैं बोल रहा हूं। तो अगर हमारी ईरान के साथ है तो एक मजहबी एफिलिएशन है, मुल्क हमारा जो है वो पाकिस्तान ही है, और ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया। वो कह सकते हैं, मैंने आपको बताया है, मोहम्मद अली जिन्ना एक पॉलिटिकल लीडर थे, कोई जनरल नहीं थे, वो एक वकील थे और पैंट शर्ट पहनते थे, सिगार पीते थे, कुत्ते पाले हुए थे, अंग्रेजी बोलते थे, प्योरली एक अंग्रेज टाइप बंदा था। आप उनके जरा लिबास देखें, उनकी टाइयां गिने तो आपको पता चले कि उस जमाने में कितना महंगा लिबास पहनते थे। सारी तालीम उनकी वहां से हुई भी थी। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमारे बुजुर्गाने दीन, वो आपके बुजुर्गाने दीन इस काबिल थे कि अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। लोग आज इतराज करते हैं जी मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दिन जेल नहीं काटी, इसलिए कि मोहम्मद अली जिन्ना इस किस्म के धरनों में बिलीव ही नहीं करते थे, उन्होंने कभी कानून तोड़ा ही नहीं, वरना वो भी जेल काटते। वो अपना प्रोटेस्ट रिजाइन दे के रिकॉर्ड कर लेते थे। वकील थे, उन्हें पता था कि यहाँ कानून टूटेगा और मैं अंदर हूंगा। उन्होंने कोई इस किस्म की गलती की नहीं कि उन्हें अंदर जाना पड़े। इसकी वजह से उनको ये गाली खानी पड़ी कि जी वो अंग्रेजों के एजेंट थे। अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे, वो एहतियात से चलते थे। को रब्बू आई हो लादा गाला है। 17 मार्च 2026 को पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ भी हैं और सीडीएफ भी हैं, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, उन्होंने अहले तशय्यो उलमा को इफ्तार के ऊपर बुलवाया। बेसिकली उन्होंने एक मीटिंग उनके साथ करनी थी, ऑलमोस्ट कोई 1.25 घंटे की मीटिंग की, और वो मीटिंग यकतरफी थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू उनके सामने रखी। उसके बाद इफ्तार भी उस दिन लेट हो गया, और अहले तशय्यो के टाइम पे ही ऑलमोस्ट इफ्तार किया। हमारे नज़दीक तो दोनों टाइम दुरुस्त हैं। बहरहाल उसके बाद वो चले गए, और कुछ उलमा ने वहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करवाई जो ISPR के थ्रू आपके सामने आ चुकी हुई हैं, और कुछ उन्होंने अपने जुम्मों के खुतबों में भी तकारीर की। और कुछ ऐसे कम ज़ेन वाले लोग भी होते हैं, तंग ज़ेन वाले लोग भी होते हैं, और बाज़ शरारती लोग भी होते हैं, वो हर जगह मौजूद है। उन्होंने कोई 2-3 बातें बीच में से उठाई। पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू जो टोटली अहले तशय्यो के हक में थी, उसमें से 2-3 जुमले उठाए। और फिर आपको पता पाकिस्तान में पहले ही कितने दुखे हुए लोग मौजूद हैं, मजहबी जमातों में भी, सियासी जमातों में भी। उनको तो बस कोई चीज चाहिए तो वो फिर फौज के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। जाहिर है ये फौज की बनाई हुई प्रोडक्ट है, हाँ वो TLP हो, PTI हो, TTP हो, इन्हीं के तोहफे, तो वो इन्हीं के ऊपर आजकल मुसल्लत हुए हुए, और बुनियाद उन्होंने उस मीटिंग को बनाया हुआ है। और ये मुनाफिक मैं ही आपको बता सकता हूँ, जेन जी को पागल किया हुआ है इन्होंने। मैंने कहा था ना, ये ISPR के बस का रोग नहीं है इस सियासी मजहबी जमात की नेगेटिव जो हरकतें हैं उनको हाईलाइट करना। कितनी दो नंबरियां करते हैं। यानी एक तरफ ये मोहम्मद बिन सलमान के कान भरते रहे कि जनाब ये शिया, इसको आर्मी चीफ नहीं लगना चाहिए, और हम आपके हमदर्द हैं सऊदिया के। जब वो लग गया, अब वो कह रहे हैं जनाब ये तो पिट्ठू है सऊदिया का, हम ईरान के साथ खड़े हैं। पहले ईरान के खिलाफ खड़े हुए थे, और भाई ये ना ईरान के साथी है ना सऊदिया के, ये अपने नफ्स के गुलाम है। और सिर्फ ये नहीं, ये सारे ये जब तक हुकूमत में होते हैं उस वक्त तक गुलाम होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के। जब निकाले जाते हैं तो वोट को इज्जत दो। जब तक हुकूमत में होते हैं तो सेम पेज पे होते हैं। जब सेम पेज पढ़ता है फिर ये कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस हो रही है। टोटली अपनी सीट की गेम है इनकी। ईरानी कौम को सलूट है, डटे हुए हैं, कोई पैनिक नहीं है। आज की डेट में भी कोई ज़ख़ीरांदोज़ी नहीं है, हर चीज सुकून से चल रही है। और आज की डेट में 22 मार्च 2026 ईरान में पेट्रोल का रेट पाकिस्तानी 8 रुपए लीटर है जी। हमें यहाँ पानी नहीं 8 रुपए लीटर मिलता, वहां पेट्रोल 8 रुपए लीटर है। और जाहिर है उसकी वजह यह है कि वहां पेट्रोल निकलता है। अब आपने पाकिस्तान के हुक्मरानों को गालियां नहीं देनी शुरू कर देनी, या रियासत पाकिस्तान को गालियां नहीं देनी। जाहिर है हमारे पास नहीं है पेट्रोल, भाई क्या करें। हमारे बुजुर्गाने दीन यहाँ बैठे रहे, किसी ने पेट्रोल नहीं दरियाफ्त किया, और एन मुमकिन है कि हो भी ना हो। वैसे तो इनका दावा है कि जी बुजुर्ग तो निगाह मारे तो पानी भी दूध बन जाता है। हमारे सारे बुजुर्ग किसी काम के नहीं निकले जी, हम पे मुश्किल वक्त आया,
कोई काम के नहीं निकले। ईरान के ऊपर 40 साल से पाबंदी है, वो बेचारे कोई चीज बाहर बेच नहीं सकते, उतना सिर्फ बेच सकते हैं जिसके अगेंस्ट वो खुराक ले सकें, और उसी का फायदा उठा के चाइना और इंडिया दोनों इस्तेसाल कर रहे हैं ईरान का, सस्ता तेल लेते हैं उससे। बदमाशी की वजह से चाइना को अमेरिका रोक नहीं सकता, इंडिया जो है अमेरिका का बगल बच्चा है, हमें अमेरिका नहीं लेने देता गैस और तेल। अदरवाइज पाकिस्तान में भी पेट्रोल जो है आधी कीमत पे आ जाए अगर हमें ईरान से लेने की इजाजत हो, क्योंकि दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में ईरान आता है जहां सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। तो ईरान की भी मजबूरी थी इंडिया के साथ दोस्ती करना, लेकिन कश्मीर के मसले में हमेशा ईरान पाकिस्तान के साथ रहा है। खामनेई साहब की वीडियोस पुरानी भी आप उठा के देखें, वो फिलिस्तीन के साथ कश्मीरियों के लिए दुआ करते नजर आएंगे आपको। तो आर्मी चीफ से जब उनकी मुलाकात हुई थी, शहादत से पहले की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि दूसरी चीज तुम्हारी ये बहादुरी है जो तुमने इंडिया के साथ मई 2025 की जंग में किया। यानी इस जंग में खामनेई साहब ने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान मजलूम था, इंडिया ने जुल्म किया हमारे साथ, क्योंकि आगाज तो उन्होंने किया था। ख्वाबों की दुनिया से, जज्बात की दुनिया से बाहर निकले। आपको अंदाजा नहीं है, मैंने पहले भी कई एक वीडियोस में अर्ज किया, आज फिर कर देता हूं कि इस वक्त ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो 1 करोड़ 20 लाख है, उनमें से आधे 60 लाख गल्फ कंट्रीज में है और बकिया के आधे पूरी दुनिया के अंदर है। अगर ये 60 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार होकर पाकिस्तान आ जाएगा तो क्या मुफ्ती आजम पाकिस्तान, देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, शिया के उनके घर का खर्चा चलाएंगे या स्टेट चलाएगी? स्टेट तो पहली सिक्योरिटी स्टेट है, ये वेलफेयर स्टेट है ही नहीं है। इस तरफ किसी का दिमाग गया? फिर जो वो रिमिटेंस भेजते थे जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा होता है, और मेजॉरिटी जो हमारा रेमिटेंस का मामला है ऑलमोस्ट 80% वो गल्फ कंट्री से आता है, वो भी खत्म। यहां पे लोग बैठ के खुश हो रहे हैं। आज हमें तकलीफ होती है कि अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं अरब कंट्रीज के अंदर, बिल्कुल तकलीफ होती है। वो उन्होंने अमेरिका के लिए नहीं, अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया, ज़ाहिर है उनकी गोद में लेट गए वो। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख है कि ईरान ने भी अपने अड्डे प्रोवाइड किए थे रशिया को शाम के ऊपर बमबारी करने के लिए। वहां पर 80% सुन्नी थे, 20% शिया के भी एक ऐसे ऑफशूट की हुकूमत थी जिसको शिया खुद काफिर समझते हैं, नुसैरिया, जो अली अल्लाह का अकीदा रखते हैं। बशारुल असद उन्हीं का बाप था, वहां ईरान उनको सपोर्ट कर रहा था। आप देखें साहिल भाई ने उस दिन तस्दीक कर दी ना मेरी, सलूट है जी, जज़ाकल्लाह, आपने कर दी। उन्होंने बता भी दिया, मैंने तो कोड वर्ड्स में बात की थी कि हमारे स्टूडेंट्स को भी कुछ लोग उकसा रहे थे कि आप लोग रोड्स बंद करें, इंजीनियर साहब को इसी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। तो उन्होंने बता दिया कि मैं ही था, अल्लाह माफी दे आपा। साहिल साहब ने कहा मैंने मशवरा दिया था कि ये अकेडमी सील हम साथ किराए पे जगह लेते हैं, मैं वहां पे दर्ज शुरू करता हूँ, देखते हैं ये क्या करते हैं। तो फिर इंजीनियर साहब को जब पता चला तो उन्होंने जेल से मना कर दिया कि ये हरकत नहीं करनी। बिल्कुल मुझे पता था, वरना आज मैंने टीएलपी वालों के साथ बैठ के अंदर लूडो खेल रहे होना था। हाँ, अडियाला में। हाँ, मेरे होते भी वो अंदर आ गए थे। हाँ, पहले दिन इतने ऊंचे नारे, दूसरे दिन काम, तीसरे दिन काम करते करते, और फिर आप उस स्टाम्प पेपर लिख लिख के ना अपने इनकलाब से तौबा कर रहे हैं सारे, सारा निकल गया इनकलाब उनका। इसी तरह ही होता है भाई, सारे मुफादात की खातिर अटैच हुए हैं, पैसे की खातिर अटैच हुए होते हैं, सरतन से जुदा। हाँ, सरतन से जुदा दूसरों का। अपने बापों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, इन्होंने मुनाजरे लड़े, उनके उर्स मनाते हैं, उनका सर कोई नहीं तन से जुदा करता। हम कहते हैं उनका भी ना करें, ना उनकी कब्रें खोदें, ना उनकी लाशों को लटकाएं, हम ये कहते हैं कि ऐसा ना करें। लेकिन आपकी डॉक्टर में ऐसे बनता है, जो मुझे कहते हैं जिनके अंदर बाबा की लाश टको, बाबा मैं मनु पता है बाबा की लाश निकलनी कोई नहीं, टंगनी की तू है, तुझे निकलनी कोई नहीं, टंगनी की तुझे। मैं आपकी डॉक्टर में बात करता हूं कि सर तन से जुदा जो आप कहते हो, तो ये बाबों की किताबों में निकल रहे हैं और आप लोगों ने हराम की कमाइयां खाई हैं, आपके बड़ों ने इसका दिफा किया है, मुनाजरों के अंदर भी, किताबों में भी। तो ये इतने बड़े बड़े जुर्म थे आपके कि उसकी सजा आपके ऊपर मुसल्लत होनी थी। किस शक्ल में? कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। कह रहे हैं बाबे फिर आगे भी, बाबे हर जगह आ गए, चुंडी बटाऊंगा मैं। और इससे ज्यादा तल्ख बात, वो अंग्रेजी बोलता था, पेंट शर्ट पहनता था, सगार लगाता था, कुत्ते पाले हुए थे, कोई मौलवी वाली दूर दूर तक उसमें बात नहीं थी, सारे मौलवी उसके अंडर थे। और मुल्क बना तो मौलवियों ने कब्जा कर लिया, मुल्क बना तो एस्टैब्लिशमेंट ने कब्जा कर लिया। ना एस्टैब्लिशमेंट का कोई लेना देना था इस मुल्क को बनाने में, ना मौलवियों का। सपोर्टर जरूर थे, वो अलग बात। वो तो मैं हिटलर को भी मोहसिन समझता हूं। हिटलर अगर वर्ल्ड वार 2 में ग्रेट ब्रिटेन को कमजोर ना करता, हमें आजादी नहीं मिलनी थी। मैं महात्मा गांधी को भी क्रेडिट देता हूं कि वो अगर उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक ना चलाते तो अंग्रेज इतने कमजोर ना होते। हर बंदे का क्रेडिट मौजूद है, लेकिन लीडरशिप के ऊपर ऐसा बंदा था कि जिसको आज के मौलवी शायद मस्जिद में दाखिल ना होने दे। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये रियलिटी, ये वो तल्ख हकाइक है कि जो हमने अपनी नेशन को एजुकेट करने हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। कि जो अहले तशय्यो उलमा है, उनमें ये दोबारा से एक फियर आया कि 1979 के इनकलाब के बाद हमारा क्रैकडाउन शुरू हुआ था, अब ये ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के बाद कहीं दोबारा से हमारा रगड़ा ना लग जाए। और इसमें खामनेई साहब की जो शहादत के बाद चंद एक जज्बाती शिया नौजवानों ने एम्बेसी में घुसने की कोशिश की और वहां पे कुछ नौजवान शहीद भी हुए, गिलगित बल्तिस्तान में भी शहीद हुए, इस्लामाबाद में भी शहीद हुए। इस पूरे सिनेरियो में शिया को ये इमेज जा रहा था कि शायद इस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ हैं ये ज़ियाउल हक पार्ट 2 साबित ना हो हमारे लिए। तो इससे पहले कि ये कोई राय कायम करते, आर्मी चीफ ने इनको अपने पास बुलाया, इनके साथ एक मीटिंग की 17 मार्च 2026 को, जो आजकल एक बर्निंग इशू बना हुआ है।